हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, आईआईटी एक्सप्रेस में आज हम अलजेब्रा करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ प्योर जेई एडवांस की सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके 23-24 के 2 साल के, उसको हम डिकोड करेंगे। और ऐसा नहीं कि खाली सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम यहाँ पे जो अप्रोच है क्वेश्चन को करने का, जो अप्रोच है, थिंकिंग पैटर्न है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के सवाल है, कुछ मीडियम लेवल का है, कुछ आसान है। ठीक है, बट आप हमेशा यार, मैं आपकी तरफ से एक ही प्रॉमिस चाहता हूं कि आप हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा उसको पॉजिटिविटी के साथ करो। जेई एडवांस के भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत चिंदी होते हैं, बस पहचानने की देरी है। आसान क्वेश्चन पहचानो, उसको फट से कर दो। ठीक है, और अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आपको बहुत सारे आसान क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे और साथ साथ जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले तो वेटेज क्या है। जैसे आज हम 5 चैप्टर्स करेंगे, बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, बाकी अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर्स है वो इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे, आज हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, कितने कितने सवाल आए थे सर? दिस इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये क्या लिखा हुआ है? ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए हैं पिछले 2 साल में, 2023 और 2024 को मिला के कितने सवाल आए। तो बेसिक मैथ्स का एक ही सवाल आया हुआ है। बेसिक मैथ्स तो मतलब लॉग, मॉड, इनइक्वालिटी, इक्वेशंस। ठीक है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सवाल आए हुए हैं, है ना, 2023 और 24 मिला के 2 सवाल है, और 4 पेपर मिला के ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 साल मतलब 4 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, तो सब टोटल है ये। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का, इस सीक्वेंस सीरीज के वैसे 2 सवाल है, बट एक सवाल हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दूसरा जो सवाल आया वो मोर ऑफ सेट रिलेशन है, तो सेट रिलेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं उसको कवर करूंगा। उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज भी है, बट इट इज मोर ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस, तो उसको वहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल का 1 सवाल आ चुका है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 सवाल आ चुके हैं। देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं आता है, हमें छोड़ देना चाहिए क्या। मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी से, और ये जो 3 सवाल है ना, उसमें से 2 सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हो। अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं भी है ना, तो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल बन जाएंगे। मतलब आपको बस वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। अगर आप अंदर से ही गिव अप करके बैठ जाओगे कि हमें तो कुछ नहीं आता है, तो फिर नहीं बनने वाला है। यू नीड टू फाइट विद द सिचुएशन। जेई एडवांस तो इट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। अल्टीमेटली जो लास्ट ईयर जो बच्चे 40% पेपर करके आए होंगे, 33 गया था कट ऑफ, 35% किया होगा, किसी ने 40% किया होगा, किसी ने 50% किया होगा, दे ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड। आज वो आईआईटी में बैठे हैं, क्या उनसे पूरा पेपर हो गया था? नहीं भाई, पूरा पेपर नहीं करना है। ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ना है, बस ज्यादा उसके बारे में ना सोचना नहीं है। आसान क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करो। 50% पेपर तो हमसे बने। अगर 50% भी आपने बना लिया ना, तो भी बहुत अच्छी रैंक आती है। 3000 4000 ऑल इंडिया रैंक आ जाती है 50% अगर पेपर आपने बना लिया तो। और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है, अभी हम देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो ऐसा भी कोई तोप सवाल नहीं आ रहा है। आपने जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने खुद भी तो देख ही रखे है ना, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी कुछ भी नहीं है। बस आप पॉजिटिविटी के साथ करो, है ना, और जो भी क्वेश्चन है उससे फाइट करो, और कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहो, क्योंकि अल्टीमेटली तो कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। ये सेम सवाल भी रिपीट नहीं करने हैं आगे चल के। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, वही आपको काम आएगा। ठीक है, चलो इसी नोट पे खैर चालू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स का 1 सवाल आया हुआ है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसमें सवाल तो सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा कर देते हैं। भाई अगर क्वेश्चन आया है और सिंपल आया है तो आपको काफी जल्दी करना होता है, राइट। तो टाइम भी तो बचाना है, ताकि हम बाकी सब्जेक्ट्स में ज्यादा टाइम दे सके। बाकी क्वेश्चंस में हम ज्यादा, मल्टी करेक्ट है मान लो कोई, तो उसमें ज्यादा समय देना पड़ता है ना। ये तो न्यूमेरिकल है, इसमें है ही क्या, सिंपल सा लॉग वाला सवाल है। लेकिन इसमें सोचने का स्टाइल क्या है, आप देखो, ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर आप पढ़ोगे तो मुझे क्या क्या दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है। आप इसको देखो और इसको देखो पहले तो। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस ए है। तो सोचने का स्टाइल आपको यहीं से समझ आ रहा है ना, कि सिंस लॉग बेस ए है, आप बताओ, कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था ना, कि अगर आपके पास लॉग बेस ए है और यहां पे भी अगर ए की पावर समथिंग समथिंग आ जाए ना, तो मजा आ जाए, क्योंकि ये डब्बा आगे आ जाएगा, और लॉग ए बेस ए 1 होता है, तो इसका वैल्यू डब्बे के बराबर ही हो जाएगा।
तो सोचने का स्टाइल समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा कि ये जो 18 की पावर 5/4 है ना, वो a के टर्म्स में आ जाए। अगर a की पावर समथिंग आ गया तो आपका काम हो जाएगा, लॉग आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये a के टर्म्स में कैसे आएगा, यहाँ पे तो 18 है, तो आपको ये गिवन है ना, a का वैल्यू आप ध्यान से देखो। पहले सबसे पहले तो एडवांस के सवालों को ना थोड़ा घूर के देखना होता है, खाली आप देखो, ज्यादा सॉल्व वॉल्व मत करो, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पे 18 है और a का वैल्यू आपको बोल रहा है कि 3√2 है। अब 3√2 का स्क्वायर ही तो होता है 18। 18 इज नथिंग बट 3√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर कितना आएगा, 9 × 2 18 ही तो आएगा। तो ये जो 18 है ना, वो बेसिकली क्या है, a स्क्वायर है। बस यही सोचने वाली बात थी। तो यहां पे 18 का वैल्यू आप पुट कर दो, आपको गिवन है कि 3x + 2y, 3x + 2y इक्वल टू लॉग बेस में a है, और 18 को आप क्या लिख दोगे, a स्क्वायर, और a स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, 5/4। तो अब ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर पूरी आगे आ जाएगी। तो 3x + 2y का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 5/2। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब आप दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखो, यहां पे आपको दिख रहा है कि 1080 है। अब देखो ये भी वो चमका वाला मोमेंट आना चाहिए, 1080, और b का वैल्यू आपको ये दे रखा है। आप इसको ध्यान से देखो, 1080 मुझे चाहिए और b का वैल्यू ये दे रखा है, उसमें 5 की पावर क्या, 1/6। अब ये फ्रैक्शनल पावर और ये सब तो अपने को बचपन से नहीं पसंद है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। उसको कैसे हटाएंगे, तो पावर 6 करना पड़ेगा बोथ साइड्स। तो आप ना b की पावर 6 निकालो, b की पावर 6 कितना बनेगा, तो 5 की पावर 1/6 और पावर 6 तो खाली 5 आ जाएगा, और यहां पे √6 मतलब 6 की पावर 1/2 है, और पावर आपने 6 कर दिया तो 6/2 3 आ जाएगा ना, 6 की पावर 3 आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 216 होता है ना 6 का क्यूब, तो 216 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो वही तो होता है 1080। तो ये आ गया ना, दिस इज 1/1080। तो 1080 क्या है, यहां से आप 1080 का वैल्यू निकालो, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, b की पावर -6 आएगा। जो 1080 है उसका वैल्यू डाल दो इसमें, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप वैल्यू डालोगे, ये है 2x - y, लॉग बेस में क्या लिखा हुआ है, b, और 1080 का वैल्यू कितना है, b की पावर -6, और उसका रूट आ जाएगा। तो b की पावर -6 और रूट का मतलब पावर 1/2। तो अल्टीमेटली पावर की पावर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -3 आएगा, और -3 आपका आगे आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया ना, 2x - y इक्वल टू -3 आ गया। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके x और y निकालना था। तो टेक्निकली ये सवाल खत्म हो गया। बस इसमें सोचने वाली बात यही थी कि भाई 1080 कब आएगा, इसकी पावर 6 करोगे तो आएगा, और 18 कब आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा। तो बस 18 और इसका वैल्यू उल्टा था, इसमें 18 का वैल्यू पुट करना था। जनरली हम a का वैल्यू पुट करते हैं, 18 का वैल्यू पुट करो तब आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। अब तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब तो बस फॉर्मली आपको कैलकुलेशन करके x और y का वैल्यू निकालना और फिर इसमें पुट करना है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं ना, पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। तो 2x - y इक्वल टू -3 है, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 5/2। तो आप इस इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि -2y आ जाए, इसमें +2y है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करना जरा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 2y इक्वल टू -6 आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 7x कितना आ गया, 5/2 - 6 ना, तो अल्टीमेटली 7x इक्वल टू -7/2। तो यहां से x का वैल्यू तो आ गया -1/2, और x अगर -1/2 है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या इसमें या इसमें या इसमें, सब सेम ही है, किसी भी एक में डाल दो आप। तो x का वैल्यू डालो -1/2, तो ये आ जाएगा -1 - y इक्वल टू -3, माइनस उड़ा दो, तो y का वैल्यू यहां से चमक रहा है, 2 आ रहा है y का वैल्यू। और अपने को निकालना क्या था, x आ गया, y आ गया, तो अपने को पूछा था 4x + 5y। तो बस इसमें वैल्यू डालो आप, 4x का वैल्यू है -1/2 और y का वैल्यू है 2। हो गया ना, खत्म हो गया ये। 10 - 2 8 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो काफी चिंदी सवाल ही तो है। अब आप बोलोगे सर आपके लिए तो सब चेंज, अरे नहीं भाई, ये एक्चुअली में सिंपल सवाल है, बेसिक मैथ्स है वैसे भी। तो ये आपने मतलब ये एग्जाम में ही कर देना है, ठीक है, घर लेके ही नहीं आना है इसको वापस। अगले सवाल पे चलते हैं। यहां से आपका ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गया। ये एक्चुअली मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्रैमर्स रूल भी है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक भी है,
बट मेजरली क्वाड्रेटिक में। अच्छा क्वाड्रेटिक में आप पहले ना कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो आप पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताओ। आई एम श्योर कि आपने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, आप खुद ही बताओ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है a ग्रेटर देन 0 अगर हो जाए एंड d अगर लेस देन 0 हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव। एकदम बचपन में पढ़ा होगा आपने, 11th के भी स्टार्टिंग में, है ना। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब a ग्रेटर देन 0 हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए, राइट। ये कॉन्सेप्ट एकदम बचपन वाला है और हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को पूरा आप पढ़ लो। 4 ऑप्शन है, मल्टी करेक्ट है, जेईई एडवांस 2024 में ये आ चुका है, ठीक है। आपको यहां पे एक क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है और ये भी बोला है कि दिस इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से ना तुरंत आपको पकड़ में आना चाहिए कि अच्छा क्वाड्रेटिक है और ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आपको क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रही है तो आप बस ये सोचो कि इस पूरी इक्वेशन को पहले y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ताकि x बाई वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे? y स्क्वायर से। जैसे ही आप y स्क्वायर से डिवाइड करोगे a इंटू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर ये बनेगा, यहां पे भी y स्क्वायर से डिवाइड करो तो 2b, यहां पे आ जाएगा x बाई वाई और प्लस c ग्रेटर देन 0, यही तो बना देखो, ठीक है। तो क्या ये x बाई वाई में क्वाड्रेटिक है? आप बोलोगे हाँ सर क्वाड्रेटिक तो है ही, है ना। a इंटू डब्बे का स्क्वायर क्वाड्रेटिक ही तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। बस x की जगह x बाई वाई है। अच्छा अगर ये क्वाड्रेटिक है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऐसा कब होगा? आपको क्वेश्चन में बोला है कि दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आएगा इसका वैल्यू हमेशा। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब a क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0, और इसका d निकालो। d कैसे निकालेंगे? b स्क्वायर। अच्छा b का वैल्यू यहाँ पे 2b है, ये ध्यान रखना, b इज नॉट b, b इज 2b, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d है और d का वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। यही तो हमने बोला था ना, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसमें 4 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर लेस देन ac आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो इसको डब्बा कर लो और इसको डब्बा कर लो। तो अभी तक हमने इतना डिकोड कर लिया कि अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और कोई भी क्वाड्रेटिक दुनिया का ऑलवेज पॉजिटिव तभी होता है जब a ग्रेटर देन 0 और d हमने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, d लेस देन 0 कर दिया। तो बस 2 ऑप्शन तो आपके यहीं से आ गए। b स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन ac। यहां पे देखो आपको क्या बोला, abc। abc क्या है? रियल नंबर है, abc का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और वही ABC का वैल्यू ही तो आपको गिवन है कि A, B और C का वैल्यू अगर मैं ये और ये ले लूं तो क्या वो एलिमेंट ऑफ S होगा? अब एलिमेंट ऑफ S तभी होगा ना जब ये क्वाड्रेटिक क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 तभी आएगा जब B स्क्वायर क्या आएगा? लेस देन AC। तो बस आपको इतना ही चेक करना था कि ये जो ABC का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, क्या वो B स्क्वायर लेस देन AC को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो आप बताओ सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? आप B स्क्वायर मतलब ये बीच वाला जो नंबर है ना वो B है, ये a है और ये c है, तो b स्क्वायर निकालो आप। 7/2 का स्क्वायर 49/4 आएगा और एक आप ac निकालो, तो दिस इंटू दिस कितना आएगा? ये 12 आएगा। अब बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? तो ये बड़ा है ना। अगर यहाँ पे 48 होता तो 12 आता है, ये 12 पॉइंट समथिंग है एक्चुअली, तो ये बड़ा आएगा। तो इसमें तो b स्क्वायर बड़ा आ रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि b स्क्वायर छोटा है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस ऑप्शन इज क्लियरली रॉन्ग है, ये मल्टी करेक्ट में ये गलत है। अच्छा अगला वाला जो है उसमें भी वही करना है, बी स्क्वायर लेस देन AC करना है। इस ऑप्शन को देखो, A का वैल्यू गिवन है, B का वैल्यू ना इसमें निकालना था, बस थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है। करना वही है, बीच वाला नंबर का स्क्वायर B स्क्वायर है ना, और लेस देन AC, इनको मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 1/12 आएगा। तो यहां से B स्क्वायर लेस देन 1/4 आ गया, इसको इधर भेज दो, 4b स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, और दोनों तरफ रूट कर दो। दोनों तरफ रूट करेंगे तो मॉड आएगा ना, राइट। रूट करोगे दोनों तरफ तो क्या आएगा? मॉड आएगा। तो मॉड ऑफ 2b लेस देन 1, तो यही तो लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 2b लेस देन 1, तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। इसकी कंडीशन यही आ रही है ना, बिल्कुल सही है। हाँ और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 2 ऑप्शन है ना, इसके लिए थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा ध्यान से देखना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने को सब आते हैं, बस वही है कि एग्जाम में एकदम ब्लैकआउट हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं जानते क्या हम? बचपन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे यार ये सब। आपने क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है? आपने पक्का पढ़ा ही है ठीक है।
भाई अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, मतलब ज्योमेट्रिकली हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है ना भाई, ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही तो होता है। ये दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो दो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकती है, पढ़ा था ये सब बचपन में। या दो स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड कर सकती है कि भाई पहली लाइन भी यही है दूसरी लाइन भी यही है, ये सब पढ़ा था बचपन में। अब आप बताओ, अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन आएगा, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप ये भी बता दो कि कॉन्सेप्ट वाइज यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। भाई दो लाइन है, एक लाइन ऐसी है और मान लो दूसरी लाइन, दोनों का स्लोप अगर अलग अलग आ जाए, भाई एक का स्लोप ऐसा है एक का स्लोप ऐसा है, तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगी। पैरेलल में क्या होता है, स्लोप सेम होता है, और कोइंसाइड में तो तीनों की कंडीशन आप एक बार लिख के बता दो। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है ना, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दोनों का स्लोप अलग अलग होना चाहिए, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये सब बचपन है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, स्लोप सेम, a1 by a2 विल बी इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, याद आया। और इसमें सब बराबर होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इसी को हम क्रैमर्स रूल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। क्रैमर्स रूल में कुछ नहीं होता है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है ना, a1 a2 b1 b2, तो हम ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, तो ये भी तो वही आएगा ना, a1 b2 माइनस a2 b1, और यही क्या है, इसी को हम d बोलते हैं। और नॉट इक्वल है तो ये d का वैल्यू नॉन जीरो आएगा, d का वैल्यू अगर नॉन जीरो होता है तभी तो मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। ये घुमा फिरा के सब कुछ कनेक्टेड है, क्रैमर रूल बोलो या 10वीं का कॉन्सेप्ट बोलो या स्ट्रेट लाइन बोलो, सब कनेक्टेड है घुमा फिरा के, ठीक है। खैर अपने को इस सवाल में इतना भी दिमाग नहीं लगाना था, ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। भाई दो इक्वेशन दो वेरिएबल यानी कि दो स्ट्रेट लाइन है, आप बस ये बता दो यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डी क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यूनिक सॉल्यूशन, तो आप इसका डी निकालो, बस इसका डी कितना आएगा। तो डी कैसे निकालते हैं, डी के लिए कोएफिशिएंट्स, बस एक्स और वाई के कोएफिशिएंट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर आएगा। और ये वाली कंडीशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ए सी है वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर को आप उधर भेज दो, ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये डी क्या है, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब डी जीरो है क्या, डी जीरो नहीं है ना भाई, डी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी सो इट इज नॉट जीरो, ठीक है, डी नॉन जीरो है। और अगर डी नॉन जीरो है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, अगर डी नॉन जीरो है यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यस, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जो a1 by a2 है और जो b1 by b2 है ये नॉट इक्वल आएगा ना, क्यों, क्योंकि AC इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, इनफैक्ट AC इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, बराबर थोड़ी है, बड़ा है, ठीक है, समझ गया ना। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, डिटर्मिनेंट से समझो या स्ट्रेट लाइन से समझो। खैर ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि d नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। अच्छा इसका भी क्या यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो इसका भी d निकालो, इसका d निकालना जरा, इसका d कैसे निकालेंगे, यहां पे निकालते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन डी है उसका डी निकालो राइट। तो डी कितना आएगा, इसमें आएगा a प्लस वन बी और c प्लस वन, ठीक है, डी निकालेंगे तो a प्लस वन बी और c प्लस वन। अच्छा इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा a प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई c प्लस वन और माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि d नॉन जीरो है तो फिर से हम बोल, अगर d नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि d नॉन जीरो है तो आप मान जाओगे ना कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन ही तो बोल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई d जीरो है कि नॉन जीरो है। तो यहां से आप क्या करो ना, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा AC, और AC के बाद इसको लिख दो माइनस बी स्क्वायर, और कौन कौन से, एक a वाला टर्म आएगा, एक c आएगा और एक प्लस वन आएगा। अब देखो ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो पॉजिटिव है ना, अभी अभी हमने देखा था कि भाई जो AC है, AC माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, AC माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये तो जीरो है नहीं। और आप एक चीज और ध्यान से देखो, जो हमारा A है वो भी क्या है, A ग्रेटर देन जीरो, D लेस देन जीरो, तो A भी तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, A इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव क्वांटिटी है।
तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और सी, अगर सी नेगेटिव हो गया तो ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव सी नेगेटिव तो जीरो भी आ सकता है। लेकिन आप देखो सी जो है ना वो भी पॉजिटिव है, इस बात को भी प्रूव कर देता है। अभी अभी हमने ये तो पता ही अपने को कि भाई जो अपना ए सी क्या है, ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ना, और बी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, राइट, ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो क्या आएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आप बोल सकते हो। बट ए और सी का वैल्यू तो जीरो होगा नहीं, राइट, ए और सी का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगा, आपको बोला भी है कि जीरो जीरो वैसे भी अलाउड नहीं है। और वैसे भी आप यहां से भी देख सकते हो कि ए अगर जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, है ना। और आपने तो x बाई वाई में क्वाड्रेटिक बनाया, आप पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो y बाई एक्स में भी तो क्वाड्रेटिक बन सकता है, तो c भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। तो एक तरीका ये हो गया प्रूव करने का। एक तरीका ये हो गया कि भाई जो AC है वो बी स्क्वायर से बड़ा है, और बी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अगर AC क्या आ गया, यहां से AC ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब AC पॉजिटिव है, जिसमें से A ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो अपना ये जो C है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये क्या कभी जीरो आने वाला है, नहीं आएगा ना भाई। दिख गया, दूर दूर तक ये जीरो तो नहीं आ रहा है, चाहे और जो मर्जी आ जाए। तो इसमें भी क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि आपका डी अभी भी नॉट इक्वल टू जीरो ही आ रहा है। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन ही तो आता है, ठीक है। तो आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मोटा मोटा बस क्वाड्रेटिक से आपको स्टार्ट करना था, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। एक बार ए सी ग्रेटर देन बी स्क्वायर आ गया तो ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका भी डी नॉन जीरो है, क्योंकि ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ पे भी वही था लगभग, है ना। और ए और सी पॉजिटिव है ही, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है। आप इस तरफ से देखोगे तो ये है फर्स्ट टर्म, उस तरफ से देखोगे तो ये है, तो दोनों को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा ना, ए ग्रेटर देन जीरो, एक्स बाई वाई, वाई बाई एक्स। चमक गया। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन था और एट द सेम टाइम सिंपल भी था ही, ऐसा कोई रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें, आसान ही यार मेरे हिसाब से तो। बाकी तुम लोग देख लो। और आगे बढ़ते हैं, एक और आसान सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको ना थोड़ा मैं धीरे धीरे करके डिकोड करता हूं आप लोगों के लिए। आप मुझे पहले एक बात बताओ, क्या हमने ये पढ़ा है कि चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, अगर उसके कोएफिशिएंट्स रियल है तो जो नॉन रियल वाले रूट है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आई थिंक सबने पढ़ा है कि इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर रियल, कोएफिशिएंट्स अगर रियल है तो जो नॉन रियल वाले रूट है वो क्या करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब एक रूट अगर p प्लस आयोटा रूट q है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा रूट q। ठीक है, यस और नो। तो एक रूट अगर ये है, दूसरा ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इनफैक्ट ये रूट भी लगाने की जरूरत नहीं है, p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q। q का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, रूट वूट की भी जरूरत नहीं है। अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये आ जाएगा, समझ गए। लेकिन ये कब होता है, ये तभी होता है जब कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये आपको पता है, इसको यूज करना पड़ेगा। और एक चीज और बताओ, अगर कोई मैं ऐसा पॉलिनोमियल लिख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया कि 4x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0, तो जैसे ही आपने देखा कि यार यहां से तो x कॉमन आ रहा है, तो क्या इसका एक रूट x इक्वल टू 0 है, आप इसमें x इक्वल टू 0 डाल दो, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर जाएगा ना। तो अगर x कॉमन आ रहा है तो क्या मुझे तुरंत चमकना चाहिए कि अच्छा इसका एक रूट तो 0 है, बाकी दो रूट पता नहीं, क्यूबिक है 3 रूट आएंगे, बाकी के 2 रूट मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट एक रूट 0 है, ये तुरंत चमकता है कि नहीं, ये तुरंत चमकता है। तो बस आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जैसे ही आप इस इक्वेशन को ध्यान से, अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, जिन लोगों ने क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आपको कुछ नहीं, एक fx एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये वाला जो पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है, तो इसके कितने रूट आएंगे, इसके 4 रूट आएंगे। डिग्री 4 मतलब 4 रूट, क्यूबिक के 3 होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं। अब वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, हमें तो सारे ही निकालना है। अगर इमेजिनरी भी होगा तो समथिंग प्लस आयोटा समथिंग आएगा, बट हम निकाल तो सकते ही है ना, रूट्स आप निकाल सकते हो हमेशा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नॉन रियल आएगा, उससे ज्यादा वो कुछ हमारा उखाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो डिग्री 4 है, इसके 4 रूट आएंगे, पॉलिनोमियल है। लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा है, रियल कोएफिशिएंट्स है। अगर पॉलिनोमियल के रियल कोएफिशिएंट्स है
इसका मतलब अगर इसका एक रूट अगर इमेजिनरी है ना तो दूसरा उसी का कॉन्जुगेट पेयर होगा। ये बात एकदम श्योर है क्योंकि कोएफिशिएंट रियल है तो नॉन रियल वाले पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज भी अपने को दे रखी है कि एफ ऑफ वन का वैल्यू, इसको तो आप यूज ही कर लो। एफ ऑफ वन कितना आएगा, एफ ऑफ वन निकालना, एफ ऑफ वन आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है -9। तो यहां से तो सीधी सीधी बात है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको -10 दिख गया होगा। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 बोल दो और आप इसको एकदम सजा के रख लो, बाद में कभी काम आएगा। ठीक है, तो अभी तो साइड में रखना ही है। आगे क्या बोल रहे हैं, इसके आगे बोल रहे हैं कि सपोज दिस इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ये बात समझ में आई। ये वाली जो एक और इक्वेशन दे दी आपको, अब की बार ये क्यूबिक है। ये जो इक्वेशन है, क्या ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्यूबिक है। और अगर ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट आने चाहिए टेक्निकली, भाई टेक्निकली इसके 3 रूट आने चाहिए, जिसमें से एक रूट आपको दे दिया कि भाई दिस इज द रूट ऑफ द क्यूबिक। और इसके अगर इसके कोएफिशिएंट आपको दे रखा है ना कि रियल है, अगर इसके कोएफिशिएंट रियल है, इसका सिंपल मतलब इसका यहां पे तो 1 है ना, यहां पे क्या है a है, यहां पे क्या है b है, और यहां पे क्या है c है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो सारे के चारों जो कोएफिशिएंट है वो रियल है, मतलब ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर है। और यही सारे नंबर यहां पे भी यूज कर रखे हैं भाई, a और a तो कॉमन है ना, उधर भी a, इधर भी इस इक्वेशन में भी क्या है a, इधर b तो इधर भी b, ऐसा तो नहीं b1 b2 अलग अलग नहीं है, जो उधर b है वही इधर b है। तो अगर ये ABC रियल है तो ये भी ABC वही है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो इसके भी कोएफिशिएंट्स क्या है, रियल है। और अगर कोएफिशिएंट रियल है तो इमेजिनरी वाले पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक रूट ये दे रखा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट पेयर, ऐसे ही तो डिसाइड करते हैं। तो एक रूट दे रखा था, एक आपने दिमाग से निकाल लिया, और एक रूट तो इसका दिख ही रहा है ना, 0 है भाई, x तो कॉमन आ रहा है। अगर x कॉमन आ रहा है तो एक रूट जाहिर सी बात है कि 0 है, तो तीनों रूट आ गए। और अगर तीनों रूट आ गए तो आप a और b का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, लगाओ थोड़ा सा थ्योरी ऑफ सम ऑफ रूट्स कितना है, यहां से देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स कितना है, 0। और वैसे सम ऑफ रूट कितना होता है, तो चेंज नॉट चेंज, याद है, चेंज नॉट चेंज, चेंज नॉट चेंज, चेंज नॉट चेंज, वो लगा सकते हो आप। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, 0। और यहां से देखोगे तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -3a/4 आएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर ये वाला कैसे निकालेंगे, कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2b लिखा हुआ है, तो 2b कैसे निकालेंगे, तो ये होता है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम ना, 2-2 करके। तो 2-2 करके करो कि भाई दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 2-2 करके। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और उसका वैल्यू कितना आएगा, 2b/4 आएगा। इसका वैल्यू है 2b/4। तो यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा ना, माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, 1, माइनस आयोटा स्क्वायर इज 1, √3 इज 3, तो 3 = 2b/4 आ गया। इसका मतलब b का वैल्यू 6 आ रहा है यहां से, तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, और a और b अगर आ गया तो इसमें पुट कर दो, c भी आ जाएगा। ठीक है, जाएगा कहां, आना तो है ही। तो a का वैल्यू कितना है, 0, b का वैल्यू कितना है, 6, c का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, तो c का वैल्यू ना -16 आ गया। तो अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, सब कुछ आ गया। और अगर सब कुछ आ गया तो आप इसमें पुट कर दो, fx आ गया, है ना, fx यहां पे लिखो आप, fx कितना आएगा, fx इज x⁴, है ना। फिर a का वैल्यू तो 0 है, b का वैल्यू पुट करना जरा, 6 है, तो यहाँ पे 6x² आएगा, और c का वैल्यू पुट करना जरा, c का वैल्यू -16 है। तो ये आ रहा मेरा fx आ गया। और एक बार fx आ गया तो क्या बोल रहे भाई साहब, ये भाई साहब बोल रहे आगे कि α1, α2, α3, α4 आर ऑल द रूट्स ऑफ fx = 0। तो हमें fx = 0 के रूट, इसको = 0 करो और उसके रूट्स निकालने हैं। इसके कितने रूट आएंगे, 4 रूट आएंगे। तो वही तो बोल रहा है वो कि α1, α2 ये 4 रूट है, α1 से α4, तो इसके चारों रूट निकाल दो यार आप। अब तो निकाल ही लोगे, फैक्टराइज ही तो करना है, तो ये तुरंत फैक्टराइज भी हो जाएगा। 16 है ना, तो 8 और 2 में आप इसको जैसे ही फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर आएगा x² + 8, भाई क्वाड्रेटिक ही तो है, x² में क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज कर लो ना।
फैक्टराइज करेंगे तो 8 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 रूट यहां से आएंगे, 2 रूट यहां से आएंगे। भाई देखो, या तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -8 होगा या एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 होगा। तो यहां से तो आपको मिलेगा एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, ±√2। मतलब एक रूट है √2, एक है -√2, और 2 रूट यहां से मिल जाएंगे। यहां से x की वैल्यूज क्या क्या आएगी, ±√8 और आयोटा ना, √8 आयोटा आएगा। तो एक रूट आएगा √8 आयोटा और एक -√8 आयोटा। कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट भी करेगा क्योंकि जो कोएफिशिएंट्स है वो रियल है, तो इमेजिनरी वाले पेयर में ही तो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, तो चारों रूट आ गए, और चारों रूट आ गए मतलब α1 आ गया, α2 आ गया, α3 भी आ गया, α4 भी आ गया, सब आ गया। तो बस अगर सब आ गया तो बस आपको क्या करना था, स्क्वायर करके, मतलब मॉड्यूलस करके, मैग्नीट्यूड करके, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो मॉड्यूलस करके, स्क्वायर करके ऐड करना है बस। तो आंसर कितना आ गया फाइनल, अपना जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका आंसर कितना आ रहा है, 10 10 20 आ रहा है ना। तो फाइनल आंसर इज 20। तो कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन पूरा बहुत ही सिंपल सवाल है यार मेरे हिसाब से। तो आपको एक क्यूबिक, अच्छा इस चीज को ना सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। जैसे हमने तो क्यूबिक वाली थ्योरी लगाई है, अगर आपको क्यूबिक क्यूबिक पसंद नहीं है तो दिख ही रहा है ना कि एक रूट इसका क्या है, 0 है। तो आप x को कैंसिल कर दो भाई, एक x कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो बाद में क्या, जैसे ही आप x कैंसिल करोगे तो क्वाड्रेटिक बचेगा ना। आप x इक्वल टू 0 वाला जो रूट है उसको हटा दो, एक x को आप हटा दो, तो इसके रूट क्या आएंगे, इसका एक रूट हो जाएगा i√3 और एक रूट हो जाएगा -i√3। वो 0 वाला जो रूट है उसको हटा दिया ना, क्योंकि 0 वाला फैक्टर भी हटा दिया। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक है, बचा कुचा जो क्वाड्रेटिक है, उसके रूट ये है। तो यहां से आप सीधा सम ऑफ रूट, और यहां से भी कर सकते हो, जैसे वो क्यूबिक में किया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहां तो और सिंपल हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक ही तो है, सम ऑफ रूट कितना आएगा 0, और यहां से -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, तो -i² इज 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 दिख रहा है ना, और वैसे c/a होता है। तो यहां से तुरंत b का वैल्यू वही आएगा, 6 ही आएगा, और a का वैल्यू भी तुरंत 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप या तो 0 वाला जो फैक्टर है उसको उड़ा दो और 0 वाला रूट भी उड़ा दो, क्वाड्रेटिक का सवाल बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये। या फिर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही लगा लो, तो कैसे भी कर सकते हो। अल्टीमेटली तो ABC का वैल्यू निकालना था और उसमें पुट करके उसको फिर फैक्टराइज करके उसके चारों के चारों रूट आ जाएंगे। ये सवाल डिफिकल्ट तब होता जब ये यहां पे कुछ ऐसा आ जाता ना जो इजीली फैक्टराइजेबल नहीं है, फिर आपको पूरा माथा पच्ची करना पड़ता और फिर यहां पे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लगा के प्रूव करना पड़ता कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा समथिंग समथिंग। तो इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बिल्कुल बनाया जा सकता है, व्हाई नॉट। ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार ठीक है इतना ही काफी अभी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसीलिए आसान है। थोड़ा सा भी यहाँ पे कैलकुलस अगर घुस जाता तो फिर ये थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट सवाल भी बन सकता है। ठीक है, खैर हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने अगले चैप्टर पे आते हैं विच इज सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में एक सवाल हम डिस्कस करेंगे, एक ही क्वेश्चन आया है, बाकी तो सेट रिलेशन वाला है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने के भी मिनिमम दो मेथड तो है ही, लेकिन मैं आपको आसान वाला बता दूं क्या, आसान वाला डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी थोड़ा लिमिटेड है। वैसे तो देखो आपने इस तरीके की सीरीज पढ़ रखी है, जीपी में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने ये पक्का पढ़ा होगा, लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं इस तरीके की सीरीज आपने पढ़ी है, 9 9 9। हमने ऐसे भी पढ़ा था कि 9 हमारा प्यार है। अगर आपने हमारा कोई भी लेक्चर देखा होगा, जेई ब्रीफ देखा होगा, है ना, कोई भी वन शॉट देखा होगा या डिटेल लेक्चर देखा होगा या शॉर्ट लेक्चर या कुछ भी देखा होगा ना सीक्वेंस सीरीज का, तो उसमें ये पढ़ाते ही है, दिस इज सीक्वेंस, ऐसा 9 9 9 9 9 ये लिखा हुआ है बहुत बार। तो इसमें क्या तरीका होता है, बस इसको ना जीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये डायरेक्टली जीपी नहीं है। हमने ऐसे पढ़ा था ना कि 9 हमारा प्यार है, 9 हमें बहुत पसंद है। अगर यहाँ पे 9 ना भी होता, 5 5 5 5 5 5 ऐसा होता, तो भी हम 9 में कन्वर्ट करते, हम 5 कॉमन लेते और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तो 9 हमारा प्यार है, और जैसे ही 9 क्रिएट हो गया तो 9 को लिखना होता है 10 - 1, अगला वाला है 10 स्क्वायर -1, अगला वाला है 10 का क्यूब -1। अब जैसे ही आप ऐसा करते हो ये जीपी बन जाती है ना, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब,
ये सारे जीपी में है और ये -1 -1 -1 उन सबको क्लब कर लो तो -n आ जाएगा और ये 10 स्क्वायर 10 क्यूब जीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला मेथड ही तो लगाना है क्योंकि इधर भी वही है 5 5 5 5 5 5, बस ये आगे पीछे 7 लगा दिया इन्होंने। तो 7 से कुछ नहीं होता ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 7 7 है तो आप इसको लिख दो भाई 7, ये 70 + 7 कर दो आप इसको। अगला वाला है 757 तो आप इसको कर दो 700 + 50 + 7। फिर अगला वाला है 7557 तो इसको आप कर दो 7000 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 550 और +7। तो ऐसे ही चलता जाएगा ना। तो अब ये देखो, ये पूरा जीपी है, ये क्या है, ये आप हर बार 10 गुना कर रहे हो, 10 इज द कॉमन रेशियो, मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस इज नथिंग बट जीपी। और लास्ट वाला जो है वो 777 है ना, तो उसमें सारे 7 ही आएंगे। और ये बीच वाली जो सीरीज है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, बीच वाली जो सीरीज है ना वो ये वाली है 99 वाली। क्यों? क्योंकि बीच वाली सीरीज देखो आपकी ऐसे बन जाएगी ना, 50 + 550 + 5550 ऐसा चलेगा इसमें। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, यहां से आप कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले, अगर ये मान लो s है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप तो 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 5, या 50 कॉमन ले लो, पूरा पूरा 50 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं 50 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, है ना। आप 5 भी कॉमन ले लिया और 11 बचेगा ना यहाँ पे, 11 फिर 1 1 1 तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया। और फिर 9 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देना, 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, ये देखो हो गया ना, 9 हमारा प्यार है। अब इस 9 को लिख देंगे 10 - 1 100 - 1। तो इस तरीके से आप पूरा वो जो समेशन है वो निकाल सकते हो। ये एक मतलब ये 3 सीरीज में टूट गया, एक जो सीरीज था वो 3 में टूट गया। लेकिन ये मेथड आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा, है ना। आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो इसी तरीके से उन्होंने कर रखा है, बट ये मेथड थोड़ा लेंदी है। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है अपने पास, वो डिस्कस करते हैं। तो वो बेसिकली एजीपी जैसा, जैसे एजीपी में हम करते थे, एजीपी में हम क्या करते हैं, एस लिखते हैं, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक खिसका दो, एक एक प्लेस खिसका दो, और फिर आप माइनस कर दो। जैसे ही आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन आप समझो, बेसिक क्वेश्चन क्या है, एक आपको ये दे रखा है एस, ठीक है, ये वाली जो सीरीज है इसको मैं यहां पे पहले छाप लेता हूं शांति से। ठीक है, एस क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन में एस गिवन है 77 + 757 + 7557 और इसी तरीके से चलता जाएगा तामझाम। लास्ट में है 755, कितनी बार 5 आएगा, ये जो 5555 है ये 98 बार आएगा 5 एंड देन अगेन 7। ठीक है, तो ये मेरा s है। अब मैं आपको ये कर रहा हूं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आप 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और खिसकाना है, एक प्लेस आगे खिसका दो। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 770 आएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7570 आएगा। और इसी तरीके से ना चलता जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो है ना वही मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे आएगा 7555 ऐसा आएगा। ये कितनी बार है, ये 98 बार है और इसमें एक 0 लगेगा क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ना। तो हमने पूरी सीरीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप पूरी सीरीज को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर खिसक गया, ये इधर गया, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। और अब आप दोनों को माइनस कर दो। देखो जैसे ही हम माइनस करेंगे ना, यहां पे देखो क्या जादूगर होगा, जैसे ही आप माइनस करोगे तो यहां पे तो कितना आएगा 9s, यहां पे आ जाएगा -77। इनको माइनस करना, 770 - 757 ये 13 आएगा ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13। फिर अगले दोनों को माइनस करोगे तो फिर से 13। आप देखो यहां से स्टार्ट करके ना यहां तक, इधर भी ऊपर कुछ कुछ नंबर होगा, वो कुछ कुछ नंबर, और इसको माइनस करोगे इधर भी 13 ही आएगा। तो ये सब 13 13 आएगा। इनको माइनस करोगे 13, अगले वाले दोनों को माइनस करोगे, इनफैक्ट आप एक के नीचे एक लिख लो आप, एक प्रॉपर। ठीक है, इनको माइनस करेंगे कितना आएगा 13, इनको माइनस करोगे फिर से 13, और ऐसे 13 13 13 13 आता जाएगा यहां तक, है ना, क्योंकि यहां पे भी माइनस करना है। और फिर यहां पे कुछ नहीं है तो यही वाला टर्म आपका नीचे उतर जाएगा ना। तो ये वाला जो है लास्ट वाला टर्म में एज इट इज लिख देता हूं 755555। ये 5 आपका चलेगा कितनी बार, 98 बार है, और फिर उसके बाद है 70। ठीक है, तो यहां तक चमक गया। आप बस मुझे ये बता दो
कि ये 13 13 13 कितनी बार आएगा। तो गिनती आप यहां से कर लो ना, देखो इसमें 5 कितनी बार है, एक बार, इसमें 2 बार, तो 1 2 3 ऐसे करते करते 98। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 98। 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 गिनती तो चल रही है, तो यहां से लेके वहां तक आप पूरा सब्ट्रैक्ट मारोगे 13 ही आएगा हर जगह। ठीक है, तो ये 13 13 13 कितनी बार आएगा 98 टाइम्स आएगा। तो ये हटा दूं, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, ये 13 13 वाली जो कहानी है ये आएगा 98 टाइम्स, तो 13 इंटू 98 कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस ये, अच्छा यहां पे भी एक चीज और देखो, आपको फाइनली ये भी तो गिवन है, अपने को जो एस है वो इस फॉर्मेट में लेके आना है भाई, वो तो क्वेश्चन है, ये आंसर है। एम और एन तो तभी आएगा ना जब हम एस को, हमारा ये जो एस है वो 9 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली एस आएगा। वो एस अपने को इस फॉर्मेट में लेके आना है जिसमें 5 कितनी बार होना चाहिए 99 टाइम्स होना चाहिए। हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें 5 कितनी बार है 98 टाइम्स, ये 98 टाइम्स है ना 5, लेकिन आपको अल्टीमेटली कितनी बार चाहिए 5, 99 टाइम्स चाहिए। तो एक और 5 आ जाए ना, मजा आ जाए, मेरा पेट भर जाए। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ करके ना ये 7 को हटाना पड़ेगा और उधर 5 लाना पड़ेगा। अगर एक और 5 आ जाए तो 5 हो जाएंगे आपके कितनी बार 99 टाइम्स, और फिर 5 के बाद मुझे 7 चाहिए, इस 70 को हटाना है यार, 70 नहीं चाहिए 57 चाहिए। तो अगर 70 को हटा के 57 चाहिए तो आप एक चीज कर सकते हो ना, इस नंबर में आप इसको 57 कर दो, 70 हटा दो, आप इसको 57 कर दो, तो कितना बैलेंस कितना, एक और 13 ऐड करना पड़ेगा ना, दिस नंबर प्लस 13 करोगे तो 70 तो हो जाएगा भाई। ये ऐसा है ना, ये समथिंग 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 ऐसा, समथिंग समथिंग समथिंग, लास्ट में 57 और प्लस इसमें कर दो 13, तो 70 तो हो जाएगा लास्ट में। चमक गया ना। तो वो जो 70 था उसको मैंने 57 प्लस 13 लिख दिया। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, उससे मेरा फायदा ये हुआ कि अब ये जो 598 टाइम्स था ना, अब ये 98 टाइम्स नहीं है, अब ये 99 टाइम्स है। मतलब मेरे पास यही आ गया ना, ये इसको आप थोड़ी देर के लिए कुछ बोल दो, इसको y मान लो आप, तो y आ गया, मैंने वो y क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही y क्रिएट किया तो एक और एक्स्ट्रा 13 आ गया ना, ये जो 13 है उसको आप इसी में मिला लो, इसको 99 कर दो ना आप, दिस विल बिकम 99। तो बस अब यहां से आपका आंसर ही आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखो, 9s इक्वल टू -77 प्लस 13 इंटू 99, ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और प्लस उसको मैं बोल देता हूं y, है ना, y अल्टीमेटली y प्लस समथिंग अपॉन समथिंग वाला फॉर्मेट आना चाहिए। तो अब वो आ भी गया ना, बस ये 9 को नीचे भेज देना आप, तो s का वैल्यू आ गया। तो आप ध्यान से देखो, s आ गया, y प्लस इसको सॉल्व करना जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे ख्याल से ये कितना आ जाएगा, आप भले ही अभी के लिए तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, मेरे पास मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ, थोड़ा सा करना तो नहीं चाहिए बट अब ठीक है यार। ठीक है, 13 इंटू 99 माइनस 77 करोगे 1210 आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 1210। ठीक है, और नीचे आपके पास है 9, तो आप कैलकुलेशन यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और फाइनली ये क्या है, तो ये m और n आ गया ना, आपको m प्लस n पूछा है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस, तो 1219 आएगा इसका फाइनल आंसर। तो कितने लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया है, बस किया इतना है कि 10 से मल्टीप्लाई किया, खिसकाया और सब्ट्रैक्ट मार दिया, तो पूरा आंसर ये आ गया। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर कोई सीरीज वाला सवाल आ जाए तो एक बार को तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या उससे जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा था ना इसमें, तो फायदा वही हो गया, 13 13 आ रहा था हर बार, तो 13 13 जुड़ गया तो आंसर ही आ गया। ठीक है, तो इसमें मजेदार चीज वही है कि डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, तभी हम ये सब कर पा रहे। ठीक है भाई, तो सीक्वेंस सीरीज का एक ही सवाल आया था। आगे बढ़ते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल में तो यार मेंस लेवल का सवाल है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है इसको डिस्कस करने की जरूरत है, बट फिर भी अब चलो आ गया तो थोड़ा कर लेते, फटाफट कर दो क्या मैं इसको। a एंड b आर टू नॉन जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना था इसमें से, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है इसमें से। ठीक है, ax², इसमें से आपको कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है, 70 और 27bx। ऐसे सवाल जब भी आता है ना, ऐसा बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया करो, तो एक तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है,
एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो भी आप निकालोगे दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 निकालना है इसमें से, ax -1/bx² और पावर 7। तो बस दोनों का जनरल टर्म लिखो और x की पावर 5 बना दो, और क्या। तो इसका जनरल टर्म क्या आएगा, जनरल टर्म आएगा 4cr, पहला वाला जो टर्म होता है उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस, और जो दूसरा वाला टर्म होता है उसकी पावर r। ठीक है, बाइनोमियल तो पढ़ा ही है सबने, इसकी पावर r। यहां पे भी पहले आप जनरल टर्म लिख लो। तो जनरल टर्म आएगा 7cr, पहला वाला टर्म है ax, इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस, और दूसरा टर्म है -1/bx, इसकी पावर आएगा r। तो अब आप x की पावर पहचानो, तो x की पावर, टोटल पावर, यहां से भी x की पावर, यहां से भी, तो क्लब कर लेना आप। ठीक है, तो x की पावर बताना जरा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की पावर आएगा 8 - 2r, और यहां से -r, और मैं चाहता हूं कि x की पावर कितनी हो जाए 5। तो बस यहां से r का वैल्यू निकाल दो आप। तो r का वैल्यू 1 दिख रहा है आपको, इसमें r का वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसमें आप r का वैल्यू निकालो तो x की पावर, तो x की पावर है 7 - r। ठीक है, और यहां से एक और -r, और हम चाहते हैं कि x की पावर कितनी हो जाए, -5 हो जाए। तो यहां से कितना आ गया, 7 + 5 = 2r। तो r का वैल्यू ना 6 आ रहा है, दिख गया आप लोगों को। r का वैल्यू 6 पुट कर दो उसमें, और इसमें r का वैल्यू 1 पुट कर दो। तो जैसे ही आप r का वैल्यू 1 पुट करोगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4c1। a की पावर कितनी आएगी, अब आप वेरिएबल को छोड़ दो, x की पावर क्योंकि 5 ही बनेगा, और वैसे भी अपने को कोएफिशिएंट से मतलब है, वेरिएबल से क्या मतलब है, उसके आगे जो होता है उसी को तो बोलते हैं ना कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट पे फोकस करो। a की पावर 4 - 1, r का वैल्यू 1 डालना है, तो 4 - 1 3, और यहां पे 70/27b, इसकी पावर है r, और r का वैल्यू 1 है। तो ये आएगा कोएफिशिएंट, और यहां पे कोएफिशिएंट क्या आएगा, दोनों को इक्वेट ही कर देना बाद में, फिर बाद में तो इक्वेट करना ही, यहीं पे कर देता हूं मैं। ठीक है, तो r का वैल्यू आप डालो कितना, 6, तो 7c6, a की पावर 7 - 6 तो 1, और -1/b की पावर कितना आएगा, इसकी पावर आएगी 6। तो बस अब सॉल्व करो और जो चाहिए वो निकाल लो, है ना, आ जाएगा। 2b आ जाएगा, आपको सॉल्व भी करना बस। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4c1 का वैल्यू कितना होता है, 4। ठीक है, a का क्यूब है, a का क्यूब है, और 70/27b है, राइट, यही है ना। और यहां पे देखोगे तो इसका वैल्यू 7 है, 7 है, a है, और क्या क्या है, b की पावर कितनी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली b की पावर बताओ आप। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने कुछ गड़बड़ किया है। यहाँ पे 2 था, ये 2 हम खा गए ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा मेरे ख्याल से, थोड़ा करेक्ट कर लो यार, थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वाला टर्म गड़बड़ हमने निकाल दिया है। 1 मिनट में करेक्ट कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे यार x² था ना, तो बेसिकली रुक जाओ, करेक्ट कर लो, 2r आ जाएगा, तो ये 3r आ जाएगा, और 3 आ जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, राइट। तो एक्चुअली इट विल बी 7c4, 7c4, a की पावर 7 - 4 तो 3, और -1/b की पावर, -1/b की पावर कितना आएगा, r का वैल्यू 4 है ना, हाँ ये 4 आएगा। तो 7c4 निकालना पड़ेगा। 7c4 कितना होता है, 35 होता है मेरे ख्याल से। 7 × 6 × 5, 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल बचेगा, हाँ तो 35 ही आएगा ना। 7c4 इज नथिंग बट इट इज 35 करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई क्या है, a³ और b की पावर 4। ठीक है, a³ है और b की पावर 4 है, बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है फालतू का। तो जैसे ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, a³, एक b कैंसिल कर देना, तो नीचे क्या बचेगा, b का क्यूब बचेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8/27 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है ना, तो 3/2 आ रहा है b का वैल्यू। अगर b का वैल्यू 3/2 है, निकालना क्या था, 2b निकालना था, तो 2b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इज द आंसर। 2b = 3 इज द फाइनल आंसर। तो ये तो खैर बहुत ही सिंपल सवाल था, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस आपको कोएफिशिएंट निकाल के इक्वेट करना था। दोनों के कोएफिशिएंट, इसमें x⁻5 का निकालना था, उसमें x⁻−5 का निकालना था। कैलकुलेट करके तुरंत आंसर आ जाएगा, बहुत ही मतलब एकदम लो लेवल का है ना सवाल।
और आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 सवाल आए हैं, एक मैच द फॉलोइंग है, मैं आपको दिखा देता हूं पहले। तो एक सवाल ये है, एक सवाल ये भी बहुत सिंपल सा ही दिख रहा है ना कि भाई आपको सिंप्लीफाई तो करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। और एक सवाल ये है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ऐसा लग रहा है कि ये ज्योमेट्री बेस्ड है लेकिन नहीं है, किसका, कॉम्प्लेक्स का सवाल है ये ठीक है। तो ये 3 सवाल आए हैं, 3 में से एटलीस्ट ये वाला जो मैच द फॉलोइंग होता है वो तो वैसे ही चिंदी होता है ना, कोई भी 2 सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाता है। तो ये मैच द फॉलोइंग आसान है, सेकेंड क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही है, और लास्ट वाला जो है वो अगर आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रखा है तो आसान है आपके लिए, और अगर वो नहीं पढ़ रखा है तो फिर थोड़ा आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन है ना। तो देखते हैं, पहले जो पहला क्वेश्चन है उसी को ट्राई करते हैं। लेकिन ये वाला जो सवाल है ना, एटलीस्ट 2 सवाल, ये वाला और सेकंड वाला, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी पढ़ा है ना, लेकिन अगर आपके अंदर परसिस्टेंस है कि नहीं मैं करके ही आऊंगा सवाल, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम नहीं डरते किसी से, एडवांस ही तो होगा कहीं का, हम नहीं डरते, तो आपसे बन जाएगा। अरे कुछ नहीं है, डरना नहीं है, पहली बात तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी नहीं है। देखो ये सब पूछा है ना, आप क्वेश्चन को पहले घूर लो देख लो, ये सब पूछा हुआ, मॉड्यूलस मॉड्यूलस खेल रहा है ये, तो मॉड्यूलस आ जाएगा, कैसे आएगा वही तो सोचना है ठीक है, तो वो आप सोचो, मैं अभी नहीं बताऊंगा। और यहां पे कुछ ऐसा क्यूबिक टाइप का इक्वेशन दे रखा है, और यही दे रखा है, और कुछ दे ही नहीं रखा है, बस यही तो बोला, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन वेयर z बार डिनोट्स, सबको पता है क्या डिनोट करता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बी नॉन, अच्छा ये भी दे रखा है कि जो z का इमेजिनरी पार्ट है ना वो नॉन जीरो है, एक इंफॉर्मेशन ये भी क्वेश्चन में गिवन है। जैसे अगर मान लेते फॉर एग्जांपल कि अगर मैं z को लेट कर लूं x प्लस आई वाई, तो आपको क्वेश्चन वाले भाई साहब ये बोल रहे हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो नॉन जीरो है, जो y है वो जीरो नहीं है। सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या आपको सवाल समझ में आया? एक इक्वेशन दे रखी, z इसको सेटिस्फाई करेगा, और z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी ले लो आप, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे एक एनवी टिप देना चाहता हूं, जब भी आपको ऐसी एक इक्वेशन ना, अगर आपने लास्ट वाला आईआईटी एक्सप्रेस देखा होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 2021 में मेरे ख्याल से एक 2020 या 2021 में भी ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी थी, और उस क्वेश्चन का जो मेथड था और इस क्वेश्चन का जो मेथड है सेम है। जब भी ऐसी पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन दे देता है ना, जिसमें z भी है, z बार भी है, मॉड्यूलस भी है, तो क्या करना होता है? तो कुछ नहीं करना होता है, पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लेना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, जैसे आपको अगर याद होगा, आई थिंक 2020 या 2021 का पेपर है, उसमें ऐसी कुछ इक्वेशन थी कि भाई z बार इक्वल टू यहां पे, या तो ऐसा कुछ था कि z स्क्वायर इक्वल टू 4iz समथिंग लाइक दिस, याद है, z स्क्वायर इक्वल टू 4iz बार, ऐसा कुछ था। फिर हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेके सब्ट्रैक्ट किया था। ये वाला सवाल शायद आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चंस में क्या सोचना होता है, पहले तो ये जो इक्वेशन है उसको यहां पे छाप लेते हैं। अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ z का क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है ये, और प्लस 4z बार, ठीक है ये भी लिखा हुआ है, और -8 इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसी कुछ इक्वेशन गिवन होती है जिसमें z है, z बार है, मॉड्यूलस भी है, तो जनरली एक मेथड निकल के आता है। वो मेथड ये है कि आप पूरे का कॉन्जुगेट ले लो और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे ही आप इसका आप पूरे का, जैसे इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो z बार का क्यूब आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2z बार का स्क्वायर, और ये बार का बार तो z हो जाएगा, और 8 का तो 8 ही रहेगा, ठीक है, वो तो रियल नंबर है, तो ये आ गया। अब जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये तो सेम ही होता है ना भाई। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है कि मॉड्यूलस ऑफ z करो या मॉड्यूलस ऑफ z बार करो, इट इज वन इन द सेम थिंग। दोनों तरफ क्यूब भी कर दिया तो भी सेम ही रहेगा ना, तो ये दोनों सेम ही है, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा 2z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर, ये बनेगा देखो, और यहां पे बनेगा प्लस 4 z बार माइनस z, और यहां पे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, कॉन्जुगेट ले लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, अब ये देखो यहां से एक कॉमन फैक्टर भी तो दिख रहा है, तो फैक्टराइज कर दो,
इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि हाँ यार कॉमन फैक्टर तो है ही। एक फैक्टर आएगा z माइनस जेड बार और एक आएगा z प्लस जेड बार, ठीक है। और यहां से -1 कॉमन ले लो ताकि ये भी क्या बन जाए, z माइनस जेड बार इधर भी है, z माइनस जेड बार इधर भी है, तो आंखों में चमक ही चमक है कि भाई हाँ हम तो कॉमन लेंगे, तो ले लो भाई ठीक है, आप इसको कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन ले लेंगे z माइनस जेड बार, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया, बचेगा क्या, बचेगा ये ना, तो 2z प्लस 2z बार और -4 ये आ गया इक्वल टू 0। अब z माइनस जेड बार कितना होता है, z को आप x प्लस आई वाई लेट कर लो, अगर z को मैंने लेट कर लिया x प्लस आई वाई, तो z बार क्या होता है x माइनस आई वाई, तो z माइनस जेड बार कितना आएगा, वो आएगा 2i y, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि y तो 0 नहीं है, अगर y 0 नहीं है तो इसका वैल्यू 0 आएगा ही नहीं, मतलब ये तो 0 है नहीं, या तो ये 0 होगा ये 0 होगा ना भाई, समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 0 है, तो या ये 0 होगा ये 0, लेकिन ये तो 0 है ही नहीं क्योंकि ये तो 2i है और y 0 है नहीं, आयोटा तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, वो तो फिक्स है, ठीक है। तो ये 0 है नहीं, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, तो बस इसी को 0 कर दो, 2 को भी हटा देना, तो यहां से ना z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 आ गया, ये आ गया कि नहीं, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, तो z प्लस जेड बार का वैल्यू 2 आ गया। और z प्लस जेड बार कितना होता है, z प्लस जेड बार 2x ही तो होता है, z प्लस जेड बार इज 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 आ गया यहां से। अच्छा, तो यहां से ना आपको ये तो पता चल गया कि ये जो x है उसका वैल्यू 1 है, तो एटलीस्ट हमने आधा कॉम्प्लेक्स नंबर तो फिगर आउट कर लिया ठीक है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें दो चीजें होती है ना, x और y, हमें x मिल गया, y नहीं मिला अभी तक, बस ये पता है कि नॉन जीरो है, एटलीस्ट हमें x का वैल्यू मिल गया, दैट इज 1। तो अब मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फिलहाल दैट इज 1 प्लस आयोटा समथिंग। अब ये y कैसे निकालेंगे, तो y निकालने के लिए वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, आप इसी में पुट करो ना, तो इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ z। और मॉड्यूलस ऑफ z का क्यूब है तो इसका क्यूब कर दो आप, ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और पावर 3/2 ना, तो ये आएगा। अगला टर्म आप देखो, अगला टर्म है 2 टाइम्स z का स्क्वायर, तो ये z है, z का स्क्वायर निकालो आप, z का स्क्वायर कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो माइनस वाई स्क्वायर, और मिडिल टर्म आएगा 2i y, ठीक है, ये z स्क्वायर आ गया, तो z स्क्वायर का वैल्यू भी डाल दिया। अब इसका वैल्यू डालो प्लस 4z बार, तो प्लस 4z का बार, तो 1 माइनस आई वाई, ठीक है ये, और फिर आगे क्या है -8, तो हमने कुछ नहीं बस z का वैल्यू पुट कर दिया उठा के, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा, क्या ही करना है, ठीक है, वैल्यू डाल दिया। अब जैसे ही आपने वैल्यू डाला ये देखो ये आएगा 4i y, क्योंकि यहां पे मन कर रहा है ना कि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, वैसा कुछ कर दे, तो इसका इमेजिनरी पार्ट देखो ये तो पूरा रियल है, यहां पे आ जाएगा 4i y और ये है -4i y, वो तो कैंसिल ही हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 4i y वो प्लस का है ये माइनस का है, तो बचेगा क्या, जो कैंसिल होना था वो तो हो गया, बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये बचेगा, यहां पे आ जाएगा 2 माइनस, यहां पे आएगा 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर, और यहां पे आएगा 4 माइनस 8, तो -4 इक्वल टू 0, ये आ रहा है। अब इन सबको ना उधर भेज देना आप और क्लब भी कर लेना, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर, यहां से ना y आ जाएगा बेसिकली, ये उधर जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 2, यही तो आ रहा है, तो यहां से 2 कॉमन ले लो, है ना, जैसे ही आप 2 कॉमन ले लोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड्स, तो जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 बचेगा ना, एक 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, और ये आ गया, तो अब 1/2 को उधर भेज दो, तो यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ रहा है, तो यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो y का वैल्यू कितना आएगा, ±√3 आएगा, तो ये जो y है वो फाइनली हमने निकाल लिया, और कितना आ रहा है मेरा ±√3, तो कोई भी एक ले लो,
आइदर यू कैन टेक +√3 और यू कैन टेक -√3। अल्टीमेटली जो पूछा है वो सब मॉड्यूलस ही मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस तो x² + y² होता है ना, तो स्क्वायर ही तो होना है, कोई भी एक ले लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आइदर यू कैन टेक +√3 और यू कैन टेक माइनस। जब भी देखो कंफ्यूजन होता है ना, कोई भी जस्ट गो फॉर एनीवन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है, कोई भी ले लो आंसर सेम ही आए। जैसे फर्स्ट अब जैसे ही आपका z आ गया तो खत्म हो गया सवाल भाई। एक बार z आ गया तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर पूछा है, तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मॉड्यूलस ऑफ z है ना, इसका स्क्वायर करना तो रूट हट जाएगा ना, 1 + y², और y² कितना है 3 है, तो इसका आंसर 4 आएगा भाई, इसका 4 है, ठीक है, मतलब p का 2 है। p का 2 देख लो आप, एक ऑप्शन तो गया क्योंकि p का 2 है, ठीक है। अच्छा ये निकालो, z माइनस z बार क्या होता है, z माइनस z बार होता है 2iy, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2iy का मॉड्यूलस और फिर स्क्वायर, है ना। तो आयोटा स्क्वायर तो ये मॉड्यूलस करना है पहले, तो मॉड्यूलस करेंगे तो आयोटा तो हट ही जाएगा ना, मॉड्यूलस √x² + y², तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा 4y² ही तो आएगा, और y² का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये इसका आंसर ना 12 आ रहा है, इसका आंसर 12 आएगा, 12 यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो Q का 1 आएगा, बस आंसर आ गया B, ठीक है। कोई भी 2 निकाल लिया करो, हालांकि अब सारे निकल ही गए ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं है। जैसे इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, मॉड z² और z + z बार का स्क्वायर है ना, यहां पे करो आपने z निकाल दिया है 1 + √3 आयोटा, ये आपका z है। और c वाले पार्ट में क्या पूछा है, c वाले पार्ट में पूछा है मॉड z का स्क्वायर और z + z बार का इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो मॉड z का स्क्वायर तो निकाला ही था ना फर्स्ट पार्ट में, यही तो है, देखो सेम ही तो है, तो इसका आंसर कितना आया था 4 आया था, तो ये वाला वैल्यू तो 4 है। ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक है 1 + √3 आयोटा और दूसरा है 1 - √3 आयोटा, तो √3 आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 आएगा ये, तो 4 और 4 8, इसका आंसर है 8, सी का आंसर 8 होना चाहिए, मतलब ये इसका आंसर क्या होना चाहिए 8, तो आर का 3 है, देख लो आर का 3 है, सब मैच कर रहा है ना बिल्कुल एकदम, ठीक है। और ये भी निकाल लो भाई, ये इसमें z निकालना था बस, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल x और y, पहले हमने x निकाला फिर y निकाला, तो मेथड समझ लो आप, मोटा मोटा मेथड क्या हमने किया भाई, एक पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन जब भी गिवन होती है क्या करोगे आप, कॉन्जुगेट करके सब्ट्रैक्ट ठीक है, जैसे ही आप कॉन्जुगेट करके सब्ट्रैक्ट करोगे, और ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में, इससे पहले भी 2-3 PYQ आपको मिलेंगे जहां पे यही कर रखा है, कॉन्जुगेट करके सब्ट्रैक्ट कर दो आप, या कभी कभी कॉन्जुगेट करते दोनों तरफ फैक्टराइज हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, जिससे कि आपको सीधा x और y का वैल्यू ही आ जाता है, उसके बाद में आप z को पुट करो x + iy, स्टार्टिंग में मत किया, हमने एकदम लास्ट में z को लिया x + iy, पहले पूरा फैक्टराइज किया, सिंप्लीफाई किया, एंड में ये सब किया। स्टार्टिंग में ही अगर आपने z को डाल दिया x + iy ना, तो वो बहुत बड़ी इक्वेशन आ जाएगी, एटलीस्ट एक x का वैल्यू आ गया, फिर हमने उसमें डाला तो फिर थोड़ा सिंपल इक्वेशन आ रही है, तो बाद में भले डाल लो, स्टार्टिंग में मत डाला करो क्योंकि वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपका आता है x² + y² की पावर 3/2, फिर 2 वेरिएबल है एक तो, और हम पूरा घूम जाते हैं कैलकुलेशन में, वो घुमाना ही तो चाहता है आपको, वही तो नहीं करना होता है तो सिंप्लीफाई करके फिर x + iy, डायरेक्ट मत करो। हाँ, लास्ट वाले पार्ट में पूछा z + 1 का मैग्नीट्यूड है और होल स्क्वायर है, ठीक है, तो z + 1 का कैसे करेंगे, z + 1 करो फिर मैग्नीट्यूड करके होल स्क्वायर, तो z अपना ये है, तो 1 + 1 2 + √3i आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड करके, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर करना, तो 7 आएगा ना इसका आंसर, तो लास्ट वाले का 7 है, इसका देख लो भाई 7 किधर है, 7 ये रहा, मतलब s का 5 है, आ गया ना ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैच द फॉलोइंग के एकदम सिंपल ही तो यार, z को मतलब x + iy और कुछ भी नहीं है, ये भी वही है ना। इसमें बस अगेन कैलकुलेशन थोड़ा सा ना आपको चमकना चाहिए। आप देखो आपको क्वेश्चन में पहले बोला क्या है, ठीक है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ोगे ना एग्जाम में, ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही सोच लिया कि हमको तो नहीं आता कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं भी आता है तो रैशनलाइज करना तो आता होगा, है ना, उतना कॉमन लेना तो आता होगा, सिंप्लीफाई करना तो आता होगा, वही करना था। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, और अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 होता है। ये सब किसको नहीं पता है, सबको पता है ना, बस परसिस्टेंस चाहिए, बस अगर छोड़ दोगे तो छूट जाएगा,
कर दोगे तो हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है सवाल में। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए इज बेसिकली अ सेट। किसका सेट है, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर, समथिंग अपॉन समथिंग, जहां पे साइन थीटा कॉस थीटा वेरिएबल है। थीटा कुछ भी हो सकता है, तो जैसे जैसे थीटा को चेंज करोगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते जाएंगे। थीटा का वैल्यू 0 ले लो, 30 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, बीच का वैल्यू भी आएगा, ठीक है। 0 से 30 थोड़ी पहुंच जाएगा, बीच में और 8 डिग्री 10 डिग्री धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस सेट में, ए इज अ सेट ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहां पे आप थीटा को वेरी कर सकते हो। थीटा इज एलिमेंट ऑफ आर, थीटा कुछ भी हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है भाई साहब, आगे बोल रहा है कि इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर एन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर कब बनेगा। आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये जो समथिंग समथिंग, इसको डब्बा बोल दो थोड़ी देर के लिए। ये जो डब्बा है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यार ये जो डब्बा है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाए। क्या बन जाए, पॉजिटिव इंटीजर। आप खुद ही बताओ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, दे आर बेसिकली रियल नंबर्स। तो हम क्या चाहते हैं कि ये डब्बा पॉजिटिव इंटीजर बन जाए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये जो डब्बा है ना, वो प्योरली रियल बन जाए। भाई डब्बे का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब डब्बे का वैल्यू 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और ऐसा केवल एक ही पॉजिटिव इंटीजर आएगा, देयर इज ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है मतलब आयोटा 0, भाई समथिंग प्लस आयोटा 0 ना, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, तो रियल है, और रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 करना था बस। तो आपको क्या करना था आपको कुछ नहीं करना था, सिंस ये नंबर प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट 0 करना था। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट 0 करना है, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका वही रैशनलाइज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे और 0 कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट यहां से यही निकल के आया कि ये जो डब्बा है उसका हम इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे और 0 कर देंगे, क्योंकि ये प्योरली रियल है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो रियल नंबर्स, ठीक है भाई। हाँ, तो यहां तक तो ठीक है। अब लेकिन ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज टफ, क्योंकि यहां पे ना नंबर्स थोड़े डिफिकल्ट दे रखे हैं। तो अगला चैलेंज मेरा वही है कि भाई ये क्या चल रहा है 1967, ये क्या है, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है क्या, पुराने जमाने के लोग हैं क्या, ये चल क्या रहा है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डायरेक्टली ऐसे ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज करना चाहूंगा तो हो तो जाएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा टफ आएगा। तो इसीलिए आप बस ये देख लो कि यार कहीं इसमें और इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। कॉमन फैक्टर होगा तो कॉमन निकल जाएगा ना, एटलीस्ट ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो आप सोचो 1967 को हम कुछ फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं क्या। मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि यार मुझे रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे इमेजिनरी पार्ट तो निकालना ही है, उसको 0 करना ही है। बट अगर थोड़ी कैलकुलेशन इजी करनी हो तो आप ये देख लो कि यार ये 1967 जो है उसका कुछ मतलब ये कुछ फैक्टर्स में टूटेगा क्या। 1967 क्या ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल तो नहीं है, दिख रहा है ना, 6 और 7 13, 13 और 1 14, हो नहीं पाएगा। 3 से डिविजिबल तो नहीं हो पाएगा, 4 से भी नहीं है, 67 आ रहा लास्ट में, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से चेक करना पड़ेगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार 7 से डिवाइड करना, 7 इंटू 2 14, 56 आएगा। हाँ, ये 7 से डिवाइड हो गया ना, 56 फिर 7 281 आ रहा है। और 281 अपने आप में क्या है, 281 को फर्दर फैक्टराइज करने जाओगे तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, प्राइम नंबर है। 281 को आप देख लो करके, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, ना 5 से होगा, ना 6 से होगा, ना 7 से होगा, ना 8, किसी से भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो 1967 है, दैट इज नथिंग बट दैट इज 281 मल्टीप्लाइड बाई 7। और इसको भी एक बार करके देख लो, ये भी शायद 281 से ही डिवाइड हो जाएगा। 281 इंटू 6 नजर आ रहा है, क्योंकि यूनिट प्लेस को मैच कराओ आप। 281 इंटू 6 करो, तभी तो लास्ट में 6 आएगा। और ये कितना आएगा 48, तो 48 कर दिया आपने, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 आ गया ना। तो ये भी क्या है 281 कॉमन आ जाएगा,
ये बस यही चमकने वाली बात थी कि भाई थोड़ा थोड़ा कॉमन ले लोगे ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 281 इंटू 6 है ये, तो 281 281 281 को पहले बाहर निकाल लो आप। बाहर निकाल लेंगे ना तो उससे फायदा ये होगा कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 + 6i sin थीटा, और नीचे आपके पास क्या है 7 - 3i cos थीटा, यही तो है। अब आप करो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो बाहर बैठा रहेगा ना, इससे क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 7 + 3 आयोटा cos थीटा है ना, इसका कॉन्जुगेट ये, और यहां पे भी सेम ही करना पड़ेगा 7 + 3i cos थीटा। तो अब आप बताओ इसका इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करो, क्योंकि मुझे तो इमेजिनरी पार्ट 0 करना है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, जैसे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा 21 और आयोटा cos थीटा, राइट। तो 21 आयोटा cos थीटा ये आएगा। आयोटा को भी हटा दो, आपको तो इमेजिनरी पार्ट से मतलब है ना कि भाई समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, तो वो जो समथिंग होता है आयोटा को हटा के उसी को तो बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे अगर x + iy है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, यही तो होता है, खाली y, i को भी हटाना है। ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है 21 cos थीटा, और कहां से आएगा इमेजिनरी पार्ट, एक यहां से आएगा, तो ये है 42 sin थीटा ना, प्लस 42 sin थीटा, प्लस 42 sin थीटा, एंड दिस इक्वल टू 0। नीचे जो भी आएगा वो तो 0 में ही मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट 0 करोगे तो यही तो आएगा। आप थोड़ा दिमाग में कर लो कैलकुलेशन। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट देखो ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तब आयोटा आएगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तब आयोटा आएगा। नीचे वाला तो 0 में ही मिल जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 करना है ना, समझ गए। तो यहां से आप देखो कितना आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 इंटू 2 होता है ना, तो cos थीटा ये 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स sin थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास 2 sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस cos थीटा आ गया ना, मतलब tan थीटा का वैल्यू दिख गया ना आपको, कितना आ गया tan थीटा आ गया -1/2। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 कब आएगा, वो तभी आएगा जब tan थीटा क्या हो जाए -1/2 हो जाए। ओके, जब tan थीटा -1/2 हो जाएगा तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्बा है वो 0 आएगा। और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो प्योरली रियल हो जाएगा। तो वही आपको निकालना ना, दे आर सेइंग कि a कंटेन्स एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर n, और वही पॉजिटिव इंटीजर ही निकालना है। यू नीड टू फाइंड आउट दैट पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ही आपको निकालना है। तो आप इसका रियल पार्ट बताओ। अब इमेजिनरी पार्ट को तो 0 कर दिया तो खत्म हो गया, रियल पार्ट क्या आएगा, रियल पार्ट देखो आप, रियल तब आएगा ना जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, है ना। 281 तो बाहर ही बैठेगा, 281 बाहर है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 49। ठीक है, और कहां पे रियल आएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करना, आयोटा स्क्वायर -1 ये हो गया 18, तो -18 sin थीटा इंटू cos थीटा, अरे यही तो आएगा। ठीक है, रियल पार्ट पे फोकस करो, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। और नीचे कितना आएगा, नीचे 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +9 cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आ रहा है मेरा रियल पार्ट, भाई दिस इज द रियल पार्ट ऑफ डब्बा। ठीक है, और ये रियल पार्ट ही तो निकालना है, यही तो क्वेश्चन वाले भाई साहब कह रहे हैं कि जो रियल पार्ट आएगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और थीटा का वैल्यू आपके पास आ ही चुका है, tan थीटा ये है। अगर tan थीटा ये है तो sin थीटा cos थीटा ट्राइंगल बना के निकाल लो और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आ जाएगा ना sin थीटा cos थीटा, इसमें जैसे डालोगे तो रियल पार्ट आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट 0 कब होगा, वो तब होगा जब tan थीटा ये लोगे, और जब tan थीटा ये है तब आपको रियल पार्ट का वैल्यू निकालना है। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? ठीक है, तो बस वही ट्राइंगल बना के आप निकाल लो। tan थीटा नेगेटिव है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, यहाँ पे होता है नेगेटिव, फर्स्ट या सेकंड में से ही लेना होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो sin थीटा तो पॉजिटिव आएगा, tan थीटा 1/2, ये 1 है ये 2 है ये √5 आएगा, तो sin थीटा का वैल्यू आएगा 1/√5 और cos थीटा आएगा 2/√5। सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। बस अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो बस। तो जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे देखो कितना आएगा, 281 है, यहाँ पे 49 -18 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा कितना है cos थीटा कितना है डाल दो आप। ठीक है, एक है 1/√5, एक है -2/√5, जो भी वैल्यूज है आपको डालना ही तो है। नीचे क्या है
49 प्लस 9 और कॉस स्क्वायर कितना आएगा 4/5 आएगा ना, कॉस स्क्वायर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये आ रहा है, देखो आप ध्यान से। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये है 281 और यहाँ पे 49। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36/5 दिख रहा है ना आपको, तो प्लस 36/5 और नीचे वाला ध्यान से देखो वो भी वही है, 36/5 ही तो है, तो 49 प्लस 36/5, तो ये और ये ना पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है 281 है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या है, फाइनली देखो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है ना। तो यही तो कह रहा था क्वेश्चन वाला कि लास्ट में क्या आएगा, जो इसका रियल पार्ट आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और यही एक पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है, और कुछ पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा ना थीटा का, क्योंकि एक ही वैल्यू है, तो पॉजिटिव इंटीजर भी एक ही आएगा, राइट। तो फाइनल आंसर क्या है इसका 281। क्या आपको पूरा फ्लो समझ में आया? हमें क्वेश्चन, आप एक बार फिर से समझ लो, हमें क्वेश्चन वाले भाई साहब ने ये बोला था कि जो ए है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डब्बा, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, इसकी एग्जैक्टली 1 वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी, वो अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर आएगा। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा, है ना, जैसे ये आ रहा है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर बेसिकली रियल नंबर्स, रियल नंबर मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया हमने, थीटा निकल गया, और उस थीटा को पुट करके रियल पार्ट निकाल लिया। फॉर दैट वैल्यू ऑफ थीटा यू नीड टू फाइंड आउट द रियल पार्ट ऑफ डब्बा। ठीक है, तो ये था पूरा सवाल, इसमें कुछ नहीं था। अब क्या था बताओ आप, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लगा दिया हमने, कैलकुलेशन है बस इमेजिनरी पार्ट जीरो करना था और रियल पार्ट निकालना था। तो ऐसा ही होता है, जनरली क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं होते, हम बना लेते हैं अपने दिमाग में। खैर, अगला जो सवाल है उस पर आते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपने थोड़ा बहुत क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आगे क्या आता है, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ने से मुझे ये सपने आ रहे कि nth रूट ऑफ यूनिटी का सवाल है, देख लेते हैं एक बार पढ़ के। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है a1 a2 a3 till a8 बी द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन के वर्टिसेस, ये 8 के 8 वर्टेक्स है, एंड दे आर ऑल लाइंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। रेडियस 2 के सर्कल पे लाई करते हैं ये सब। ये जो a1 है, जो a2 है, जो a3 है, इन सबको ज्वाइन करेंगे, लास्ट में a8 आएगा। तो इन सबको ज्वाइन करने पे क्या बन रहा, रेगुलर ऑक्टागन। टोटल 8 साइड्स विल बी देयर। ऐसे ये पूरा डॉट डॉट डॉट, ये पूरा ऑक्टागन बनेगा। क्या बनेगा, ये पूरा ऑक्टागन बनेगा। और सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस 2 है। जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि भाई सर्कल का रेडियस 1 है, तो बस 1 को 2 कर दिया इन्होंने, थोड़ा बड़ा कर दिया सर्कल। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, और क्यूब रूट ऑफ क्या है, 1 की बजाय 2 आ जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है। ठीक है, सर्कल थोड़ा बड़ा बना दिया। जैसे उसमें इक्वेशन क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हम ऐसा पढ़ते हैं ना, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन ये होती है z क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब। ठीक है, z क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब। इसके कितने रूट होते हैं, इसके 3 रूट होते हैं। एक रूट है 1, एक ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो किसकी बात हो गई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी, तो जो nth z की पावर n इक्वल टू 1 की पावर n, ये क्या है, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके n नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, है ना, इसके बहुत सारे n नंबर। तो एक रूट होता है 1, दूसरा अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर, जीपी में होता है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो रूट, जैसे ये भी जीपी में है, तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स होते हैं, जो nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स होते हैं, वो किस में होते हैं, वो जीपी में होते हैं, राइट। तो ये है, लेकिन अब मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए। अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं यहां पे 2 कर दूंगा ना। अगर मान लो कल को ये इक्वेशन आ गई z क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे। जैसे एक रूट तो आपको दिख ही रहा है कि z इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा, z का वैल्यू 2 डाल दो, 2 क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब कर रहा है ना साटिस्फाई। तो एक इसका रूट क्या आएगा, एक इसका रूट आएगा 2, दूसरा इसका रूट क्या आएगा, दूसरा इसमें सेटिस्फाई करेगा 2 ओमेगा। आप पुट करके देख लो, z का वैल्यू पुट करो 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का होल क्यूब, क्या ये भी 2 क्यूब ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है।
तो इसका दूसरा रूट क्या आएगा, 2 ओमेगा आएगा, और तीसरा रूट इसका सिमिलरली आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं 1 को हटा के 2 कर दूं तो रूट्स में क्या चेंजेस आते हैं, पहले रूट थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बट नाउ द रूट्स आर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लो कल को ऐसा कुछ आ गया कि z क्यूब इक्वल टू 5 क्यूब, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसका एक रूट 5 है, एक 5 ओमेगा है और एक 5 ओमेगा स्क्वायर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर हमें चाहिए डिग्री 8, भाई ऑक्टागन बोला है ना, तो अगर ऑक्टागन बोला है तो हमारा वाला जो इक्वेशन आएगा वो आएगा z की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर 8, यही आएगा ना। जैसे ये nth डिग्री है तो इसके n नंबर ऑफ रूट्स है, अगर डिग्री 8 है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके 8 रूट आएंगे टोटल, जिसमें से पहला रूट क्या होगा, पहला तो 2 ही होगा, इसमें z का वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अगला क्या होगा, अगला होगा 2 अल्फा, भाई इसमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ना वो क्यूबिक में होता है, यहां पे जैसे ही आप nth रूट में आ गए तो फिर अल्फा अल्फा स्क्वायर ये सब चलता है ना। तो अगला रूट आएगा 2 अल्फा, फिर 2 अल्फा स्क्वायर, ऐसा करते करते लास्ट वाला होगा 2 अल्फा की पावर 7, भाई अल्फा की पावर 0 से स्टार्ट करके अल्फा की पावर 7। तो टोटल हाउ मेनी रूट्स आर देयर, टोटल 8 रूट्स आर देयर, ठीक है। तो अल्टीमेटली बस हमें यहीं तक पहुंचना था। ये सारे के सारे रूट्स अगर आपको समझ में आ गए क्या हमने किया है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि A1 A2 A3 ये सब क्या है, इससे ऑक्टागन बनेगा। जैसे ही इसने बोला ऑक्टागन, हाँ हमें फील आ गई कि भाई हाँ ये सब कहाँ पे लाई करते हैं, रेडियस 2 के सर्कल पे लाई करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है z की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर 8। इसके कितने रूट आएंगे, 8 रूट आएंगे, और वो 8 रूट ही तो है, ये रूट्स को प्लॉट करके ज्वाइन करते हैं तभी तो रेगुलर ऑक्टागन आता है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ रखी है। तो एक रूट आएगा 2, एक आएगा 2 अल्फा, एक 2 अल्फा, ये सब रूट्स जीपी में होते हैं। लास्ट वाला रूट आएगा 2 अल्फा की पावर 7। और अगर ये सारे रूट्स है तो फैक्टर्स भी तो निकाल सकते हैं। आप क्या करो, आप इसको इधर भेज दो, जैसे ही आप इसको इधर भेजोगे z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, ये डिग्री 8 की इक्वेशन है। और अगर ये डिग्री 8 की इक्वेशन है तो आप इसको फैक्टराइज कर दो, एक इसका रूट ये है तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक रूट ये है तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा, z माइनस 2 अल्फा। तो ये मैंने फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया है। इसी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिख दिया है। अब देखो आगे आपको क्या बोल रहा था, आगे आपको बोल रहा है कि लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, लेट p a i, है ना, p को ज्वाइन करना है किसी भी एक a i, मतलब a1 a2 a3, है ना। तो p a1 मान लो आप, तो डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड a i। तो p कोई भी एक पॉइंट मान लेते, p यहां है, कहीं पे भी हो सकता है वो, है ना। तो ये p a i क्या डिनोट करता है, ये डिस्टेंस। और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स में आपको पता है ना कि अगर मान लेते हैं जैसे ये पॉइंट है z, p इज अ जनरल पॉइंट ना, तो उसको z बोल दिया मैंने। और जो a1 है, जो पहला रूट है वो क्या है, ये 2 है, ये 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा स्क्वायर है, समझ गए ना। तो ये दो कॉम्प्लेक्स, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों के बीच की दूरी आपको चाहिए। तो pa1 क्या हो जाएगा आप बताओ, pa1 इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन p एंड a1। भाई जैसे होता है ना ab में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, a और b के बीच की दूरी। तो pa1 इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन p एंड, तो p क्या है z और a1 क्या है 2। सिमिलरली pa2 क्या है, pa2 इज z माइनस 2 अल्फा, ये आएगा। pa3 क्या आएगा, वो आएगा z माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। और ऐसे करते करते लास्ट में क्या है, pa लास्ट वाला पॉइंट कौन सा, 8, ये आ जाएगा z माइनस 2 अल्फा की पावर 7, ठीक है। तो ये सारे क्या है, डिस्टेंसेस है pa। और आपको पूछा क्या है, दे आर आस्किंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारी डिस्टेंसेस को ना मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी समझ में आ रहा है क्या, यहां पे लिखता हूं मैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो मैं ये चाहता हूं कि यार मैं ना इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, pa1 इंटू pa, इन सबका प्रोडक्ट आपको निकालना है। अच्छा pa1 है क्या, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में समझे तो इट इज नथिंग बट दिस, है ना, z माइनस z1, z1 मतलब जो पहला रूट है, तो पहला रूट अपना 2 है, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली pa2 कितना है, वो है z माइनस 2 अल्फा, अगला रूट है z माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट वाला जो रूट है दैट इज z माइनस 2 अल्फा की पावर 7। समझ गया ना। और ये सब का मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ही तो होता है डिस्टेंस।
मॉड्यूलस विल गिव यू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ये सब हमने, ठीक है। तो बस अब आप ये सोचो कि मेरा जो रिक्वायर्ड है ना, अच्छा बाय द वे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेरा जो रिक्वायर्ड है वो ये है, मुझे मॉड्यूलस चाहिए सबके ऊपर, लेकिन यहां पे मेरे पास मॉड्यूलस नहीं है। तो क्या आपको ये बहुत क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा है कि आप दोनों तरफ मॉड्यूलस लेना चाहिए? तो इसमें कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना था और दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो। जैसे ही आप दोनों तरफ मॉड्यूलस लोगे ये आ जाएगा, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया। अब मॉड्यूलस की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इंटू बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, z8 तक है, तो अलग अलग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, z1 z2 अलग अलग हो जाएगा, तो ये सब अलग अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा z-2 का मॉड्यूलस, z-2 अल्फा का मॉड्यूलस, और यही तो अपना रिक्वायर्ड है, यही तो है। जैसे ही आप दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लोगे यही तो रिक्वायर्ड है, राइट? तो ये अपना क्या बन गया, ये अपना रिक्वायर्ड क्वांटिटी बन गया, यही तो निकालना था, है ना? तो ये रिक्वायर्ड बन गया और यहां पे क्या आ गया, z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8। तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, यही तो मैं चाहता था और वही मुझे मिल गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा भाई, और इसको मैक्सिमाइज करना है फिर। तो अभी तक हमने उसका वैल्यू तो निकाल लिया, अब मैक्सिमाइज कैसे करते हैं आप बताओ। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ना, हमने इतना तो पढ़ा ही है कि यार मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की बातें चल रही है, तो वो कैसे है कॉम्प्लेक्स नंबर में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो जाहिर सी बात है उससे आपको मैक्सिमम मिनिमम से चमकना चाहिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ही तो आता है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के, मॉड z लेस देन इक्वल टू समथिंग, तो ज्यादा वो समथिंग हो सकता है, वो होगा या उससे, जैसे मान लो मॉड z लेस देन इक्वल टू 8 आ गया, तो 8 होगा या 8 से कम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गया ना। तो ये मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से आता है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी में हमने क्या पढ़ रखा है कि भाई जैसे मान लो a माइनस बी का मॉड्यूलस है, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो हमने ये तो यहां तक तो निकाल लिया, लेकिन अब इसको ना मैक्सिमाइज भी करना था, तो यही वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी आप लगा दो। इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ a और प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। तो यहां से आ गया मॉड z की पावर 8, पावर को बाहर निकाल सकते हो, और ये तो 2 की पावर 8 ही है, और मॉड्यूलस ऑफ z कितना आएगा, क्योंकि ये तो सर्कल 2 के रेडियस पे लाई करता है ना, और ओरिजिन यहाँ पे इसका सेंटर कितना आएगा सर्कल का, ओरिजिन। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट 2। तो मॉड्यूलस ऑफ z का वैल्यू कितना है 2, ये 2 की पावर 8 और ये भी 2 की पावर 8, तो अल्टीमेटली 2 इंटू 2 की पावर 8, मतलब फाइनल आंसर आएगा 512, 512, ठीक है। दैट इज वाई फाइनल आंसर इज 512 इज द फाइनल आंसर। तो कितने लोगों को समझ में आया? मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मैंने कुछ नहीं किया, वो जो एथ रूट ऑफ यूनिटी, बस इसमें यूनिटी नहीं है 2 है, एथ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होता है, 1 नहीं है 2 है, वो z की पावर 8 इक्वल टू 1 की पावर 8 नहीं करना था, 2 की पावर 8 करना था, और फिर उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखा और दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया। जैसे ही दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया तो ये मॉड्यूलस बढ़ गया, और यही क्या है, यही तो है डिस्टेंस, यही लिखा हुआ है PA1, ये PA2 है, ये, और वही तो पूछा था। तो आपका रिक्वायर्ड आ गया, बस अब उसको मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी। तो ये क्वांटिटी आ गया लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब 512 होगा या 512 से कम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 512, समझ गया ना। तो अल्टीमेटली आई होप कि पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है, कॉन्सेप्चुअली भी और वैसे भी, ठीक है। तो अब आई होप कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो आसान है, उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, है ना। तो आप बस अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस से करो, कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हर बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। और आपको तो पता ही है, जैसे अगर 1,90,000 बच्चे रजिस्टर करते हैं ना, तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम दोनों पेपर कितने बच्चे लिखते हैं, उसी में 10-20 हजार तो कम हो जाते हैं ठीक है। तो कंपटीशन वैसे भी है ना, वैसे भी खत्म हो जाएगा। आपको बस जो जो स्टार्टिंग के 50,000 60,000 बच्चे हैं उन्हीं में फाइट करना है, राइट। अल्टीमेट कंपटीशन इज बिटवीन द 50,000 60,000 स्टूडेंट्स जो एकदम कब से लगे हुए हैं, ठीक है। तो बस वही अपने को बनना है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कॉन्सेप्चुअली भी। आई होप कि मतलब आपको इस सेशन के बाद थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस तो आया होगा, एटलीस्ट 1% 2% भी अगर आया है तो डेफिनेटली आप सेशन को लाइक कर देना, और बाकी इसको शेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, वोरा क्लासेस के ऐप में आपको जाना है, फ्री कोर्सेज में जाना है,
वहाँ पे IIT एक्सप्रेस नाम का कोर्स है, वहाँ पे आपको सारे इवन जो पुराने वाले जितने भी सेशंस है ना, IIT एक्सप्रेस की खास बात यही है कि भाई आपको इसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाता है, और दैट टू विद कॉन्सेप्ट। तो आप क्वेश्चन के थ्रू ही जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको सीखने की कोशिश करो, और अल्टीमेटली ये चमकता कैसे है ना, वो जो चमका वाला बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं, अब आई होप कि जल गया होगा थोड़ा बहुत, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, अगले चैप्टर्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।